तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में जो भी हमारा चैप्टर नंबर 14 है क्लास 10 साइंस का, उसको हम जो भी 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डिफाइन फॉसल फ्यूल। तो आपको यहाँ पे फॉसल फ्यूल को डिफाइन करना है। तो फॉसल फ्यूल वेयर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर एगो व्हेन अ प्लांट एंड एनिमल रिमेन गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ वेर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जो भी हमारी चीज़ें होती है, अगर उसे मिट्टी के अंदर डाल दिया जाए एंड 1 साल 2 साल की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो रही है। जैसे 10 साल 1 लाख साल जो भी हमारी होती है उसकी बात हो रही है। तो वैसे ईयर्स के बाद हमारे जो भी पेट्रोलियम या कोल आपके जो होते हैं फॉर्म होते हैं। अगर आप कहीं पेट्रोलियम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 साल या 2 साल में बनी होगी, वो हज़ारों लाखों साल लगे होंगे नेचर को उस पेट्रोलियम को बचाने हुए। सो प्लीज़ सेव पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हमारी ज्ञान भी हो गई। तो हम देख सकते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ फॉसल फ्यूल। तो आपको फॉसल फ्यूल्स के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो हर चीज़ का जैसे आपको पता है, अगर कोई भी चीज़ अगर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप देखें तो उसके एडवांटेज अगर देखने को मिले तो वहाँ पे लाइन खींचें एंड वहाँ पे एक लाइन पे एडवांटेजेस लिखें एंड यहाँ पे एक लाइन पे डिसएडवांटेजेस लिखे। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस को जो भी है डिस्कस कर दिया गया है एंड एडवांटेजेस को आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिख दें। मैं एक बता देता हूँ, ये एक इजी अवेलेबल होता है। तो हम इसके देखते हैं। दिस फॉसल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉल्यूशन। तो ये हमारे जो भी फॉसल फ्यूल है उसके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं बस वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। एंड हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट है वहाँ पे चले जाएंगे, तो चैप्टर 1 से 16 तक के जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके प्लेलिस्ट के वीडियो आप वहाँ से दे सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी आप चैप्टर वाइज जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे जो भी हमारे टाइम्स में है, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे हमारे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वाली एनर्जी हो गई, बट ये न्यूक्लियर एनर्जी होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये ऐसी एनर्जी है, अगर इसे अगर ह्यूमन कंट्रोल करना सीख ले तो पता नहीं क्या क्या वो कर सकता है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ह्यूमन इसको बहुत जगह पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो हम इसको देखते हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन द सम चार्जेस टेक प्लेस इन अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो अगर हम जो भी न्यूक्लियस के छेड़छाड़ करके जो भी एनर्जी हम रिलीज करते हैं, या तो न्यूक्लियस को तोड़ के या फिर जो कोई भी दो एटम्स को जोड़ के अगर हम न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो उसे फ्यूजन एंड फिजन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आपको आई थिंक आपके क्लास में तो उतना नहीं होगा, बट आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डिफाइन सोलर सेल। तो आपको सोलर सेल को डिफाइन करना है। होप आपके घर पे ये सोलर सेल तो आपने देखा ही होगा। तो सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी को जो भी होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिखें, सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये कुछ ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है डिफाइन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो भी हमारा एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में छाप देंगे एकदम पूरा तरीके से, ताकि जो भी अगर दूसरे स्टूडेंट देखें तो उन्हें अगर हेल्प मिल जाएगी उससे। ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर नॉट यूज एज अ कन्वेंशनल वन एंड मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली फॉर अ लिमिटेड स्केल। तो जो भी हमारी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में ये डिफरेंस होता है, ये नॉन कन्वेंशनल ये होता है, एनर्जी तो उसे निकाली जा सकती है, बट हम उसे लिमिटेड स्केल्स में ही निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आपके जो भी पापा के जो पर्स है उससे पैसे आपको निकालना हो, तो आप कितना निकाल सकते हैं? वो एक लिमिटेड स्केल्स में निकल सकता है। जैसे कि अगर आप उसको वहाँ से निकालना हो तो 10,000 15,000 मैक्सिमम, आप इतना से ज़्यादा आप कभी निकाल ही नहीं सकते। आई थिंक हम बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 से तो ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते हैं, उन्हें थप्पड़ पड़ेगी। बट आप उससे ज़्यादा मैक्सिमम तक एक ही लिमिट तक निकाल सकते हैं। बट अगर वहीं आपको बोल दिया जाए बैंक से निकालना है आपको पैसे, अगर आपके बैंक में बहुत सारे पैसे हो तो वहाँ से आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। जैसे टाइडल एनर्जी हो गई, तो टाइडल एनर्जी को हम कितना, समुद्र से जो भी हमारी एनर्जी मिलेगी, जो भी टाइड से एनर्जी मिलेगी, तो हम उसके लिमिटेड स्केल में निकाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है ना न्यूक्लियर एनर्जी की तरह जैसे बहुत सारे घरों में हम लाइट बना सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसा नहीं हो सकता टाइडल एनर्जी से। एंड जियो थर्मल एनर्जी, तो जियो थर्मल एनर्जी भी हमारी अर्थ से ये लिमिटेड स्केल पे ही निकल पाती है। तो हमारे उतनी ज़्यादा जो भी कंप्लीट जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती उससे।
तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है डिफाइन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो यहाँ पे तो ये मैंने बता दिया, मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है, नीचे जाके आपको लिखना है कमेंट में, बट मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ, आप जाकर वहाँ पे नीचे लिख लेना, ठीक है। हाउ इज चारकोल प्रोड्यूस एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ चारकोल इन कंपैरिजन ऑफ वुड। तो जो भी चारकोल है एंड जो भी वुड है, तो दो जो भी चीज़ें हो जाती है फ्यूल, दोनों को जला के हम एनर्जी ले सकते हैं, बट चारकोल और वुड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चारकोल ऐसा क्या होता है, व्हेन अ वुड इज बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव्ड एंड चारकोल इज प्रोड्यूस। चारकोल बर्न विदाउट फ्लेम एंड इज कम्प्लीटली लेस स्मोकी। तो जो भी वुड होता है, तो पहले वुड को अगर हम जलाएंगे तो उसमें से जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें वुड में, अगर मॉइस्चर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अगर वो सारी निकल जाए उसके बाद जो चीज़ें मिलती है वो प्योर जो भी फ्यूल होता है वो उसे हम चारकोल बोलते हैं। तो अगर हम इस चारकोल को जलाएंगे तो इसमें से तो सारी चीज़ें पहले ही निकल चुकी है, तो ये जो चीज़ें हैं एकदम प्योर तरीके से ये जलना शुरू करेगी, बिना फ्लेम के जो भी है वो जलना शुरू करेगा, इसलिए वो एकदम से प्योर होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, तो हम फ्यूल को भी दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक गुड फ्यूल एंड एक बैड फ्यूल। तो यहाँ पे आपको गुड फ्यूल को डिफाइन करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल हो जाता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है ये आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, मैं बस एक हिंट दे देता हूँ। कौन सी जो सब्सटेंस है वो अच्छे से जलती है उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो हाई होता है। लेकिन अगर इसको अगर डिफिनीशन में सजा के लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे वो नीचे जाके कमेंट में लिख दें। तो चैप्टर 8 में भी क्लास 8 में भी आपने इसको पढ़ा होगा, तो मैं जानता हूँ कि आपको याद होगा। तो प्रोड्यूस लेस स्मोक, तो जो भी अगर कोई फ्यूल है अगर वो कम स्मोक रिलीज करता है तो वो हमारे लिए गुड फ्यूल हो जाता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे वुड हमारा एंड चारकोल हो गया था, तो वुड हमारा स्मोक देता है बट चारकोल ज़्यादा स्मोक नहीं देता है। स्मोक हालांकि वो भी देता है बट बहुत कम देता है। प्रोड्यूस लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, तो जो भी होता है जलने के बाद वो कम चीज़ें बच पे, जैसे अगर कोई भी चीज़ अगर अच्छे से जल जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो भी उसकी जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। आपने पढ़ा ही होगा E=mc²। तो जो भी हमारा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर कोई चीज़ जला एंड उसमें फिर भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बच गई, तो इसका मतलब क्या है, जो भी वो मास है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती थी अगर उसके जगह पे कुछ और लेते तो, इसलिए वो गुड फ्यूल में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ईजी अवेलेबिलिटी ऐसा भी होना चाहिए कि ईजी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे सपोज कोई चीज़ है बहुत अच्छे से जलती है बट हमें आसपास नहीं मिले, तो उसके अच्छा होने से या ना होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें उसे गुड फ्यूल में काउंट करना पड़ेगा जो इजी अवेलेबल हो एंड इनएक्सपेंसिव हो, या फिर वो सस्ता भी होना चाहिए। ऐसा भी फ्यूल अगर आपने देखा है जो कि अगर 500 रुपये लीटर मिले और वो अच्छे से भी जलता हो, बट अगर 100 रुपये लीटर ही अगर कोई चीज़ मिल रही है अगर वो अच्छे से जल रही है तो ये हमारे लिए गुड फ्यूल होगा, अगर जो सस्ती मिल रही है। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी हो चीज़ें हो वो इजी टू स्टोर है एंड ट्रांसपोर्ट भी हो, जैसे हमारे जो भी पेट्रोलियम है इजी टू स्टोर है एंड ट्रांसपोर्ट है। बट अगर उसी की जगह पर अगर यूरेनियम एंड थोरियम की बात कर दें, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी जिससे रिलीज होती है, जो भी न्यूक्लियर फ्यूल हमें मिलता है, तो वो भी इजी टू यूज स्टोर नहीं है हमारे लिए। हमें एक तो पहली बात अगर हम करें तो हमारे जो नॉर्मल पीपल है वो उसे तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, जस्ट बिकॉज उसके लिए बहुत सारे लैब एंड इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो भी अगर हम यूरेनियम एंड थोरियम को अगर आसपास रखते हैं तो उससे जो भी है रेडियो एक्टिव चीज़ें निकलती रहती है, तो वो हमारे स्टोर करने के लायक ही नहीं है हमारे लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बट हम इसे 2 ही बोलेंगे। व्हाट इज़ द थर्मल पावर प्लांट, ओ सॉरी ये 8 है आई थिंक। व्हाट इज़ द थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, तो कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज यूज टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड द स्टीम प्रोड्यूस बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल रन द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप लिख सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं अगर आप ऐसे पॉइंट बना के लिखते हैं, सपोज ये 3 मार्क्स का है तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट लिखेंगे, सपोज ये 4 मार्क्स का है तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट्स ऐसे डॉट डॉट बना के लिख देंगे। ये चीज़ वही लिखेंगे बट आप उसको मार्क्स के अनुसार पॉइंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो भी नेक्स्ट होता है, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने हैं, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी चीज़ें होती है उसकी एडवांटेजेस भी होती है एंड डिसएडवांटेजेस भी होती है, तो इसका आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लिखना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन या फिर 2 या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। तो एडवांटेजेस अगर बात करें तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल जैसे जिस रेट से हमारे जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से फॉसिल फ्यूल बहुत तेज़ी से हमारा कंजप्शन है वो बढ़ रहा है, पर जो भी फॉसिल फ्यूल है वो तेज़ी से घट रहा है, बिकॉज ये फॉसिल फ्यूल को बढ़ने में हमने पहले ही देखा है बहुत सालों लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। तो जिस रेट से ये खर्च हो रहा है उस रेट से बन नहीं पाएगा ये। तो इसका अगर फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है वो हम
एज अ फ्यूचर यूज ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो मैं बता दूं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे अगर आप जो भी यूरेनियम एंड थोरियम लेते हैं उससे बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एज एक एस्टिमेट मैं आपको अंदाज़ा देना चाहता हूँ, अगर आप 1000 kg जो भी कोयला है, अगर उसे आप अगर जलाते हैं तो उसमें जितना एनर्जी मिलेगा आपको बस 1 ग्राम या उससे भी आई थिंक इससे भी कम मिलीग्राम जो भी है उसमें आपको, अगर यूरेनियम थोरियम को अगर आप जो भी न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन अगर आप कराते हैं तो उसमें आपको उतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी खतरनाक होती है एंड वो कितनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे निकलती है। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिफिकल्ट टू स्टोर एंड डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट विच में कज इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। तो जो भी मैंने बताया आपको, जो भी यूरेनियम एंड थोरियम होती है उससे क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहती है जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है एंड ये आपके इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो सपोज आपकी जो स्किन है, अगर या के अगर ये यूरेनियम एंड थोरियम के जो भी अल्फा पार्टिकल्स वो आपके हाथों पे अगर टकराते हैं तो आपकी क्या होती है, बहुत सारे स्किन कैंसर एंड बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। उससे यूवी रेज बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती है तो उससे आपको बीमारी हो सकती है। तो इसलिए जो भी इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन मतलब दूषित करना होता है तो वो ऐसे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है वो आप नॉर्मल पीपल तो निकाल नहीं सकते, उसके लिए बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है, इसलिए ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो यूरेनियम या फिर थोरियम जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। जैसे अगर हालांकि वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी हम उसे नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम में इतनी 1000 kg कोयले की ताकत अगर वो रखता है तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कहीं अगर 150 टन या 100 टन ही अगर मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट अगर फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक वहाँ भी अगर वैसे उतनी एनर्जी से तो काम नहीं चलने वाली है, जैसे 1000 kg को जलाने से जितना एनर्जी मिल रहा है। आई थिंक इन फ्यूचर जो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके लिए उतनी एनर्जी जरूरी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी ऑफ रॉ मटेरियल भी देख सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री के पास ये यूरेनियम नहीं होती है, बहुत ही कम कंट्री जो होती है वहाँ पे उसकी जो भी खदानें हैं वहाँ पे है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनर्जी हार्नेस फ्रॉम विंड एंड राइट डाउन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो मैंने पहले ही बोला था कोई भी चीज़ आप देखना तो एडवांटेज भी देखना एंड डिसएडवांटेज भी देख लेना। तो विंड एनर्जी के यहाँ पे दिया हुआ है, इट कैन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी विंड के टरबाइन होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को, जो भी हमारे एयर की मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसे क्या चीज़ में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। तो एंड ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज यूज फॉर रनिंग विंड मिल विच कैन बी यूज टू लिफ्ट वाटर ग्रीन ग्रेन्स। ये बहुत सारे यूज में हो सकता है, वो पंखे से लगा के एंड उसमें रोटेटिंग एनर्जी को हम जिस चीज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेना चाहें वो ले सकते हैं। इससे अगर कोई जो भी चक्की होती है मील या जो भी होती है ग्रीन मिल वो हम चला सकते हैं। एंड एडवांटेजेस यहाँ पे हो जाती है हमारी इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल। ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है एंड ये रिन्यूएबल भी होता है। आई थिंक हम इसे इको फ्रेंडली बस इसलिए बोल रहे हैं जिसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, बट ये अगर हम इको फ्रेंडली की बात करें तो ये जो भी बर्ड्स होते हैं उसको नुकसान पहुँच जाता है, तो इसको हम डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। विंड स्पीड नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज। तो जो भी विंड की स्पीड होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म हमेशा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ अभी 5 जो भी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है, सपोज सॉरी 5 मेगावाट की एनर्जी अगर अभी बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 10 सेकेंड या 10 मिनट बाद इतनी ही एनर्जी बने। हो सके वो 4 मेगावाट भी हो सकती है एंड हो सके तो वो 3 मेगावाट भी हो सकती है। यहाँ पे जो भी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहती है विंड की। एंड मुझे दिक्कत बस इसलिए हो रही है जस्ट बिकॉज मेरा जो भी डेस्कटॉप है वो अभी ख़राब चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी मोबाइल से ही वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसे इग्नोर कर लेना जो भी मिस्टेक्स हो रही है। तो नीड अ लार्ज एरिया टू इरेक्ट सीरीज ऑफ विंड मिल। ऐसा नहीं है कि एक विंड मिल से कहीं भी हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कभी विंड इस डायरेक्शन में चले कभी इस डायरेक्शन में चले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए बहुत सारे विंड मिल लगाने होते हैं एंड उसके जो भी एंगल्स होते हैं, विंड जो भी स्पीड होती है उसको देख के लगाने होते हैं, जिसके लिए बहुत लार्ज एरिया की ज़रूरत होती है। बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हालांकि वो तो रिटर्न कर ही देगा, जो भी विंड एनर्जी होगा वो रिटर्न तो कर ही देगा, बट बहुत टाइम बात करेगा। तो पहले उतने टाइम तक तो इन्वेस्टमेंट उसमें लगा के रखना होगा, क्योंकि ये जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आउटपुट इज़ लेस एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। एंड जो भी पैसा आप लगाते हैं
वो आउटपुट बहुत ही कम होता है। अगर उतना ही पैसा अगर आप जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट या जो भी चीज़ें हैं, कोल पावर प्लांट या ऐसे जो भी चीज़ें हैं उसमें अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें निकलता है, इलेक्ट्रिकल जो भी कंपनीज होती हैं। बट इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख के हार्मफुल टू बर्ड लाइफ भी आप ऐसा ऐड कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ऐसा भी होता है। तो हमने इस वीडियो में जो भी चीज़ें थी उसको कवर कर लिया है एंड मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। तो मैं आपको बता दूं, हमारे अगर चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो 1 to चैप्टर 16 तक के जो भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दी गई है। तो वहाँ पे जस्ट 1 क्लिक पे आपको कोई भी चैप्टर अगर खोलना है तो वहाँ से 1 क्लिक पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।